सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में जब भी आपके साथ बातचीत करते हैं, इसका जो मूल मकसद है वो मकसद है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वो कितना हो असमर्थ, कितना हो गरीब, समाज के किसी तबके से आता हो, उसको न्याय मिलेगा। न्याय उसको इसलिए सिर्फ नहीं मिलेगा कि उसकी पहुंच नहीं है, न्याय इसलिए नहीं मिलेगा कि उसके पास सामर्थ्य नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, फिजिकली अनफिट है। इन सब की व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा की गई है। ऐसे लोग जो एससी हैं, एसटी हैं, महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर हैं या जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है, उन सब के लिए फ्री लीगल एड की व्यवस्था है वहाँ है, जहाँ कागज़ पर लिखने से लेकर के एडवोकेट तक की सुविधा आपको मिलती है और सुप्रीम कोर्ट तक मिलती है। किसी भी कानून के मामले में आप विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, न्याय की गुहार लगा सकते हैं, न्याय की दुहाई लगा सकते हैं। अभी जैसे जैसे हमारा विकास चकाचौंध की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे ऐसे बहुत सारे अन्य हैज़ार्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो गाड़ियों के बारे में बात करें तो एक्सीडेंट्स भी बहुत हो रहे हैं। उस एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा सड़कें अच्छी बनाई जा रही हैं, तो उसमें स्पीड बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, उसमें घटना दुर्घटना हो जाती है। तो घटना दुर्घटना से पीड़ित जो लोग हैं, उन पीड़ितों को कैसे मध्यस्थता के माध्यम से न्याय दिलाया जा सके, उनका जो हक बनता है, जो कानूनन फिक्स किया गया है, वो कैसे मिलेगा, आज इसी मुद्दे पर कानून की बात में बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए दीनानाथ पेंटे जी हैं, जो झालसा और डालसा के मध्यस्थ हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। और इंश्योरेंस कंपनी में, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में जीएम रह चुके हैं। एक तो ये जो प्रावधान है, प्रावधान क्या है जी, मध्यस्थता के बारे मध्यस्थता में हम बात करेंगे। हमें देखेंगे कि मध्यस्थता की जो व्यवस्था है, वास्तव में ये मध्यस्थता नहीं होकर के मध्यकता है। एक तरह से बोलचाल की भाषा में हम लोग उसको मध्यस्थता कहते हैं। ये जैसा आप जानते हैं कि हमारी पारंपरिक न्याय व्यवस्था का एक हिस्सा रहा है, गणों के रूप में, पंचायतों के रूप में। लेकिन आज़ादी के बाद से, खास तौर से 2000 के बाद से विधि और न्याय मंत्रालय और जुडिशरी द्वारा यह एहसास हुआ कि न्यायालयों में जो लंबी, जो बड़ी संख्या में विवाद आते हैं, उनके निपटारे के लिए कोई बाहरी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके तहत सर्वप्रथम जो विधिक सेवा प्राधिकार के रूप में प्रावधान आया 1987 में, लोक अदालतों के माध्यम से एक हिस्से तक बोझ कम हुआ न्यायालयों का। फिर परमानेंट लोक अदालत, स्थायी लोक अदालतें आई। यह जो मध्यकता अधिनियम है, ये जैसा हम जानते हैं 2023 में ये पारित हुआ है। पहले ये विधिक सेवा प्राधिकार का एक अनुषंगी प्रावधान था, उसी के तहत मीडिएशन आता था, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक एक्ट के रूप में अलग हुए। अब मध्यस्थता और मध्यकता का जो सूक्ष्म अंतर है उसको हम लोग समझ लें। मध्यस्थता हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में, मध्यस्थता एक स्थिति या स्थान सूचक है, गृहस्थ, मध्यस्थ, शीर्षस्थ जैसा। और मध्यकता यह एक तरह से क्रियावाची है, अध्यापक, प्राध्यापक या विश्लेषक के, उसी तरह से मध्यक। तो कानून का जो प्रामाणिक अनुवाद है विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा उस अधिनियम का, वो है कि मध्यकता अधिनियम 2023। तो इसके ये कानून की शक्ल अख्तियार करने के बाद मध्यकता अधिनियम एक पावरफुल टूल, जिसको हम लोग कहेंगे, सशक्त एक साधन हो गया है
न्याय प्राप्ति का बिना न्यायालय की सीढ़ी चढ़े हुए। अब इसको हम लोग देखेंगे कि इसके लाभ क्या क्या है। एक तो ये निःशुल्क है, मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया या मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है, और एक केवल निषिद्ध सूची के अलावा लगभग सभी तरह के व्यवहार या व्यावसायिक विवादों में आप मध्यस्थता के माध्यम से आपके विवादों का निष्पादन कर सकते हैं निःशुल्क रूप से। ये इसका सबसे बड़ा मतलब एक तरह से उपयोगिता है इस अधिनियम की। अब इसमें कई प्रकार के जो प्रावधान आए हैं, उसमें आज जो हम लोगों के समक्ष है वो है कि ये जिसको हम लोग कहते हैं कोर्ट एनेक्स्ड, मतलब कि कोर्ट के सामने जो लंबित मामले हैं, विवाद है, मोटर एक्सीडेंट्स के हो, व्यवहार न्यायालय के समक्ष हो, परिवार न्यायालय के समक्ष हो, या कमर्शियल जो डिस्प्यूट्स हैं वो डिस्प्यूट्स हो, वो न्यायालय के समक्ष लंबित मुद्दे न्यायालय जहां रेफर करता है मध्यस्थ के पास या मध्यस्थता के लिए, वो कहते हैं कोर्ट एनेक्स मीडिएशन। लेकिन इस कानून ने दो अन्य प्रावधान भी यहाँ हमारे सामने दिए हैं। एक तो है कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन, ये एक प्रावधान है। कोर्ट में जाने के पहले, कोर्ट में जाने के पहले, किसी भी दावा, सूट या किसी कंप्लेंट के फाइल करने के पहले आप इस मध्यस्थता का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका विवाद उसके समक्ष सुलझ जाता है तो आपको कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। उसी तरह से अब उससे भी एक कदम और जाकर के ऑनलाइन मीडिएशन का, ऑनलाइन मध्यस्थता की व्यवस्था इसमें की गई है, और वो दोनों तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी व्यवस्था लागू है। इसका एक नियमावली भी बनी हुई है कि ऑनलाइन मीडिएशन कैसे होंगे। अब दो केवल सवाल उठते हैं कि कोर्ट एनेक्स जो मीडिएशन हमारे पास आते हैं, वो तो मध्यस्थ के पास आए, उन्होंने समझौता किया है, समझौता नहीं हो पाया, वो फिर अगर हुआ तो उसी कोर्ट के पास वो चला जाता है डिक्री पास करने के लिए। लेकिन इन दो स्थितियों में, प्री लिटिगेशन में और ऑनलाइन में, तब इसके जो समझौते हैं उसका क्या हो, तो इसके लिए भी एक प्रावधान है कि इसको एक रजिस्ट्री के रूप में, ये सारे जो समझौते हैं आप उसकी रजिस्ट्री कोर्ट के सामने कर सकते हैं, और इसकी एक व्यवस्था होगी ताकि भविष्य में अगर उस समझौते की उस एक तरह से अमान्य करे या कोई चैलेंज करे, वो ज़रूरत हो तो वो उपलब्ध हो और न्यायिक रूप से उपलब्ध हो। ऐसे नहीं कि हमारे पास कोई फोटोकॉपी रखी हुई है तो उसके आधार पर मान लीजिए कि किसी अदालत में, उस ऊपरी अदालत में चुनौती देनी है, उसको भी आप एक, उसको रजिस्ट्री बोलते हैं, रजिस्ट्री ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट्स, उसका भी इसमें प्रावधान है। उसी तरह से ऑनलाइन मीडिएशन के भी जो सेटलमेंट्स है उसको भी आपको कैसे आर्काइव करना है, इसलिए इसकी भी एक नियमावली बनी हुई है। अब इसमें एक निषिद्ध सूची है कि कौन कौन से मसले मध्यस्थता के मंच पर या मध्यस्थ के पास नहीं जा सकते हैं। तो उसमें यह है कि नाबालिग से संबंधित कोई भी मुकदमा, या ईश्वर से संबंधित, डेइटी से संबंधित कोई भी अगर दावा है, मंदिरों का या मस्जिदों का किसी तरह का दावा, वो मध्यस्थता का विषय नहीं हो सकता है। कोई जो प्राधिकार है, अथॉरिटीज़ हैं, सरकार हैं, कमीशंस हैं, आयोग है, चुनाव आयोग है, नीति आयोग है, आयोगों के खिलाफ या उनसे संबंधित कोई मुकदमे मध्यस्थता के लिए नहीं जा सकते हैं। अन्यथा उसके लगभग जांच एजेंसियों के मुकदमे आप मध्यस्थता के सामने नहीं ले जा। इसके अलावा तमाम जो व्यावहारिक विवाद है, व्यावसायिक विवाद है, मतलब वैवाहिक विवाद है, पारिवारिक विवाद है, वो सभी तरह के मुकदमे मध्यस्थता के विषय हो सकते हैं। इसी रूप में जैसा हम जानते हैं कि मोटर वाहन जो अधिनियम है या मोटर दुर्घटनाओं की बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी संख्या में मोटर वाहन दुर्घटनाएं होती हैं हमारे देश में, क्योंकि जिस तादाद में वाहनों की संख्या है उसी तादाद में वाहनों के जो दुर्घटनाएं हैं वो भी हो रही है, और उसके दावे भी उतने ही उभर के आ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हमको ये जानना ज़रूरी है कि क्या जो पारंपरिक व्यवस्था है मोटर दावों के अधिनियम की, जो प्राधिकार है उसको बोलते हैं MACT, मोटर क्लेम्स एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल, लगभग हर जिला न्यायालय में एक ट्राइब्यूनल होता है जिसके समक्ष आपको दावा प्रस्तुत करना होता है। उस दावों के निष्पादन में एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है, कभी कभार 1 साल 2 साल तक तो ट्राइब्यूनल में समय लग जाते हैं। लेकिन दावा तो पहले वहीं आएगा ना, कब जो प्रक्रिया जरूरी नहीं, ये जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जो पीड़ित है जी, पीड़ित के मामले में पुलिस इन्फॉर्म करेगी कोर्ट को जी, और वहाँ से प्रक्रिया शुरू होगी जी। बिना उस प्रक्रिया के शुरू हुए कोर्ट गए कैसे आएगा प्री लिटिगेशन में? जी, प्री लिटिगेशन की हम उसको बात कर रहे हैं। प्री लिटिगेशन यहाँ परमानेंट लोक अदालत के रूप में, परमानेंट लोक अदालत के समक्ष आप इसको
बिना ट्राइब्यूनल के पास गए हुए भी परमानेंट लोक अदालत के समक्ष इस मुकदमे को कि मैंने हमारा वहाँ से नहीं वो ये दावा कर सकते हैं। नहीं हमारा निपटारा नहीं हो रहा है वहाँ, इसलिए नहीं, निपटारा नहीं हो रहा। निपटारा अगर आप एमएससीटी में पहले ही जा चुके हैं, नहीं, हमको क्यों जाएंगे, वो तो पुलिस भेजेगी एमएससीटी में, तो हमको जाने का है नहीं जो ना। कानूनी प्रावधान है वो पुलिस का दायित्व ये है कि किसी दुर्घटना की जानकारी और उससे संबंधित जो 3 रिपोर्ट है वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। उसकी एक समय सीमा दी गई है। उसके साथ साथ ये होता यह है कि न्यायालय के साथ साथ जो बीमा कंपनियां, संबंधित बीमा कंपनियां हैं, उनको भी उसकी प्रति जाती है। उनका एक दायित्व कानून में है, मोटर वाहन अधिनियम में भी है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर अपनी तरफ से एक प्रस्ताव दें। वो परमानेंट लोक अदालत के समक्ष भी दे सकते हैं, एमएससीटी के समक्ष दे सकते हैं, या दावेदार स्वयं, ये प्रावधान महत्वपूर्ण है कि दावेदार स्वयं वहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं उनके समक्ष जा करके इस दावे की प्रस्तुति कर सकते हैं। क्योंकि उस समय तक नोडल ऑफिसर या इंश्योरेंस कंपनी के पास वो कोर्ट के द्वारा कागजात आ चुके होते, दावे की सूचना आ चुकी होती है। अगर वो पॉलिसी को और दुर्घटना को एक तरह से एक्सेप्ट करते हैं तो उनके लिए है कि आप स्वतः निगोशिएट करके उसको 3 मंचों पर आप कर सकते हैं। एक तो आगामी लोक अदालतों में, एक तो परमानेंट लोक अदालत के समय, या मध्यस्थता के रूप में भी उस दावे का निपटारा किया जा सकता है। ये तीनों हैं। अब तीनों में अलग अलग आपको सुविधाएं हैं। एमएससीटी में आपको जब तक कोर्ट का इस तरह से निर्णय नहीं होगा या प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अभी हालिया दिनों में एमएससीटी के समक्ष जो भी केसेस आ रहे हैं वो भी कोर्ट, जो ट्राइब्यूनल है, प्राधिकार है, वो मध्यस्थता के लिए भेजते हैं। उसमें केवल मतलब ये कहिए कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोर्ट में तो फार्मूला तय है ना कि इस फार्मूले के तहत ही आपको वहाँ पर तय करना, फैसला देना है। हाँ, यहाँ पर समझौते की गुंजाइश है, कम बेस कर सकते हैं, समझौते कर की सकते गुंजाइश। हैं। कई बार होता यह है कि कोर्ट के समक्ष अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्धारित एक टेबल है कि आपकी आयु, आपकी निर्भरता, दुर्घटना और आपका जो डिपेंडेंस है, आश्रित हैं, उनको तमाम चीज़ों को देखते हुए, माता पिता अगर हैं, बच्चा है, पत्नी है, उन तमाम जिसको डिपेंडेंसीज बोलते हैं, डिपेंडेंसी को देखते हुए एक टेबल है और उसका एक मल्टीप्लायर है, उसको गुणक बोलते हैं। उस गुणक के आधार पर आप मोटी राशि एक निकाल सकते हैं। उसके अलावा फिर अन्य चीज़ें आप उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि इस राशि को लेकर विवाद होता है और वो राशि के विधिक निष्पादन के जो समय है उसको लेकर चिंता होती है दावेदारों की। ऐसी स्थिति में जब एमएससीटी ये दावे मध्य के पास यहाँ रेफ़र कर देते हैं तब आपको अवसर है कि थोड़ा बहुत इसमें निगोशिएशंस करके, मीडिएशन के माध्यम से तत्काल आप इसमें दावों का निपटारा इंश्योरेंस कंपनी से पा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि इंश्योरेंस कंपनियों में अभी तक ये आदि नहीं हो पाई है अभी तक कि हम मध्यस्थता के माध्यम से या मध्यस्थता के माध्यम से इन दावों का ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा करें। लोक अदालतों के संबंध में भी यही हमारा अनुभव है कि इंश्योरेंस कंपनियां थोड़ा कम जाती है, वो चाहती हैं, कई कतिपय कारणों से ये चाहती हैं कि ट्राइब्यूनल, प्राधिकरण ये फैसला दे कि हमारा दायित्व, हमारी लायबिलिटी कितनी है, तब हम या तो उसको चुनौती देंगे या उस दावे का ज़्यादा गुंजाइश चुनौतियों में चला जाता है सुप्रीम कोर्ट तक। सबसे बड़ी त्रासदी ये है दावेदारों के प्रति कि एक तो वो पीड़ित है, चाहे वो स्वयं हो दुर्घटना में या अगर परिवार का कोई, तो परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उनके सामने उस लंबे मुकदमे की प्रक्रिया से गुजरना ही अपने आप में त्रासदी होती है। इसलिए ये जो मंच है मध्यस्थता का, लोक अदालतों का, परमानेंट लोक, ये मोटर दावा जो है उनके संदर्भ में बहुत ही उपयोगी है। और हम चाहेंगे कि दर्शक, हमारे सारे कानून की बात के दर्शक इस बात का ख्याल रखें कि ये मंच आपके लिए उपलब्ध है, निःशुल्क है। हमेशा जब भी ये ऐसी कोई स्थिति हो, आपको कभी ये ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ऐसी कोई स्थिति अगर हो तो इन मंचों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं दावों के शीघ्रतम नहीं, उसकी प्रक्रिया क्या होगी? जी, इसकी प्रक्रिया ये है कि एक तो आप जैसे हमने कहा नोडल ऑफिसर के समक्ष जाकर के अपना दावा प्रस्तुत करें, मतलब अपनी तरफ से क्लेम फॉर्म करें कि हम इसके दावेदार हैं, मतलब डिपेंडेंट है या ये हमारे इस तरह। उसका सीधे निगोशिएशंस आप इंश्योरेंस कंपनियों के साथ करते हैं। हर इंश्योरेंस कंपनी में एक कमेटी होती है, उसको कहते हैं आईसीसी, इंटरनल क्लेम्स कमेटी। और इंटरनल क्लेम्स कमेटी मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी अगर है तो अन्य इंश्योरेंस कंपनी के कुछ अधिकारियों को मिला करके एक आईसीसी बनती है, जो इस बात के लिए प्राधिकृत होती है कि इन दावों को, जो प्री लिटिगेशन है, उन दावों का निष्पादन वो अपने अधिकार क्षेत्र में करें। इसका
बहुत कम लोग इस्तेमाल कर पाते नहीं नहीं, उसमें तो हमारे दर्शकों को यह जानना जरूरी है जी। कि जब पुलिस पूरी प्रक्रिया निभाती है जी। तब वो जाता है एमएससीटी कोर्ट में। जी तो एमएससीटी कोर्ट में बगैर वहाँ कार्रवाई हुए जी कोई भी पीड़ित जी कैसे सीधे चला जाएगा नोडल अफसर के पास? पेपर तो एमएससीटी में है और पुलिस के पास है। दोनों के पास है, इंश्योरेंस कंपनियों के पास भी होता है। कानून का यह प्रावधान है कि एक साथ जो भी कागज जो पुलिस के अनुसंधान के विषय में जितने भी जो अनुसंधान की रिपोर्ट है, जो इनिशियल फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट, इंटरिम एक्सीडेंट, तो इसको सूचना कहाँ से लेनी है? एमएससीटी कोर्ट से लेनी है या नहीं, एक साथ ये पुलिस के दायित्व में दोनों के नहीं, पास। पार्टी को, पीड़ित को कहाँ सूचना लेनी है? पीड़ित को सूचना एक तो पुलिस अधिकारी से प्राप्त है, उसका वो अधिकार है कि वो तमाम रिपोर्ट और सूची दावेदारों को उपलब्ध कराए। दूसरा पर्याय ये है कि आप एमएससीटी के सामने से उसको सारे निकाल लीजिए, रिपोर्ट को निकाल लीजिए। तीसरा, केवल आप पॉलिसी को लेकर के या दुर्घटना की जो एफआईआर है उसको लेकर के इंश्योरेंस कंपनी के पास अच्छा, जाइए। वो सिर्फ उतना लेकर के भी जा सकते उतना हैं? लेकर, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को भी वो प्राप्त है। जिस समय वो कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पुलिस अधिकारी देते हैं, उनका ये तो कर्तव्य टाइम है। फ्रेम क्या माना जाए? 1 महीना? 1 महीना मतलब इंश्योरेंस कंपनी को उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने का समय 1 महीना है। जिस दिन से उनको प्राप्त हो गया हो, मान लीजिए पुलिस अधिकारी ने 45 दिन में एक इंटरिम रिपोर्ट सबमिट किया, वहाँ भी तो फिक्स कर दिया है ना, वहाँ भी टाइम समय फिक्स है। 90 दिन के अंदर अंदर आपको संपूर्ण जो अन्वेषण करके डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट, उसको DAR कहा जाता है, वो कोर्ट को, इंश्योरेंस कंपनी और मांगे तब दावेदार को भी या दावेदार के दुर्घटना के पीड़ित परिवार को भी उपलब्ध कराना है। ये तीनों दायित्व पुलिस अधिकारी के हैं। तो ये हमको जानना जरूरी है और इस अधिकार का प्रयोग तो इन हमको तीनों में कितने समय लगते हैं? जैसे लोक अदालत हो गया, परमानेंट लोक अदालत हो गया, या स्थायी लोक अदालत, ये राष्ट्रीय लोक अदालत हो गया, जी जी फिर ट्रिब्यूनल हो गया, जी जी फिर वहाँ इंश्योरेंस कंपनी हो गई, तो तीनों में टाइम फ्रेम क्या है? जी, मिनिमम जो एक न्यूनतम समय है, मतलब दुर्भाग्य से 90 दिन का वो समय, क्योंकि पुलिस अधिकारी एक को ही तो दिया, वहाँ हो गया 90 वो दिन। 90 दिन तो वो मतलब 3 महीने लगभग वहाँ चले गए हैं। ये 3 पहले एक प्रावधान, अभी भी वो प्रावधान है कि आप उसको एक नो फॉल्ट लायबिलिटी का एक प्रावधान पहले था कि बिना उस मुकदमे को शुरू किए हुए तत्काल रूप से जैसे ही आपकी पॉलिसी एडमिशन और दुर्घटना की स्थिति आपको अगर वो स्थापित है, तो आप एक इंतरिम मतलब आंतरिक मुआवजा उसको दे सकते थे 50,000 रुपया। तो कम से कम उस मुकदमा लड़ने की जो 50,000 रुपया उसको मिल जाता था, तो वो लड़ पाते थे। वकील की फीस से लेकर आने जाने तमाम खर्च, वो अभी भी प्रावधान है। तो उस प्रावधान का भी आप लाभ उठा सकते हैं कि पेंडिंग, उसको कहते हैं कि पेंडिंग डिटेल एडजुडिकेशन, आप उसको पहले क्लेम करें। उसकी 2 ही शर्तें हैं कि इंश्योरेंस बीमा कंपनी को कहना है कि नहीं, पॉलिसी हमारी है और ये दुर्घटना सत्य है, स्थापित है, और उसके तहत दावेदारों को वो 50,000 रुपये अंतरिम भुगतान। अंतरिम भुगतान का लाभ सबसे बड़ा ये है कि उस पीड़ित परिवार को कम से कम उस मुकदमे को जारी रखने के लिए सहायता हो जाती है, ये है। लेकिन ऊपरी समय सीमा इसकी कोई निर्धारित नहीं है। एमएससीटी कोर्ट में अगर बहुत बड़ी कोई दुर्घटना, मान लीजिए बस में एक 20 से 25 यात्रियों की मृत्यु हो गई, अब उस मतलब पुलिस अधिकारी को भी पूरे के पूरे परिवारों की जानकारी लेना, वास्तव में वो यात्री थे नहीं थे, बस के संबंधी ड्राइवर, खलासी, रूट, परमिट, ये तमाम चीज़ों का अनुसंधान करते करते समय लगता है। उन अनुसंधानों को कई बार हम ये देखते हैं कि अदालतों के समक्ष लंबी चुनौतियाँ होती, गवाही के रूप में या फिर मतलब डिपेंडेंसी के रूप में, परिवार के रूप में। तो ये मुकदमे लंबे चलते हैं और उसको टुकड़ों में न्यायालय निष्पादित नहीं करते हैं। अब मान लीजिए 20-25 दावे एक ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हैं, तो वो क्या कहेंगे कि हम तो एक एक का दावा निष्पादित नहीं। 2-3 तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। एक तो सामान्य आदमी चल रहा है, एक्सीडेंट हो गया जी, या वो क्या नाम है, अपनी गाड़ी से चल रहा है, किसी ने आगे ठोक दिया जी, और दूसरे की जो बसों में, ट्रेनों में दुर्घटना होती है, तो उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी मुआवजे की घोषणा करती है। जी जी जी। वो जो मुआवजे की घोषणा करती है या वो जो कंपनसेट करने की कोशिश करती है, 5 लाख 10 लाख, हर किसी में अलग अलग होता है, कितना VIP मरा है उसके हिसाब से वो रेट तय होता है। जी। तो वो इस इंश्योरेंस क्लेम से जुड़ता है या नहीं जुड़ता है? जी, अमूमन आप देखेंगे कि सरकार ने अगर 5 लाख रुपए किसी को दे दिया
जी। उसके पीड़ित के को, जी जी जिसका आदमी चला गया, जी जी तब उसके बाद में इंश्योरेंस क्लेम उसका बनता है कि नहीं बनता? जी। इंश्योरेंस क्लेम उससे इंडिपेंडेंट है, बट अमूमन ये होता है कि दुर्घटना में जो इस तरह की घोषणाएं होती है वो बस या वाहन दुर्घटना से संबंधित बहुत कम होती हैं। रेल दुर्घटना या अन्य कोई जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके संबंधों में ये जो नहीं, लाभ है। मुंबई में अभी दुर्घटना हुई तो वहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं। हाँ, लेकिन वो कई बार वो घोषणाओं तक ही रह जाता है, वो फिर बीमा के दावे का ही एक अंग बन जाता है। लेकिन दूसरा मैंने ये उससे माइनस नहीं होता नहीं है। नहीं, उससे माइनस हाँ, उससे इंश्योरेंस कंपनी को कुछ नहीं लेना देना है। कोई लेना देना। अगर उसको किसी और एजेंसी से या सरकार से सहायता मिलती है तो उनके जो विधिक दावा है उसका, उस पर वो प्रभाव नहीं डालता है, या उससे वो उसकी राशि को एक तरह से अनुशंसित नहीं किया जा सकता है। पहले रेल वगैरह में भी था, बस वगैरह में अभी पता नहीं है कि नहीं। जी जी प्लेन में तो अभी भी है जी कि वो उसी समय जिस समय टिकट होता है वो बीमित होता है जी टिकट। जी अभी जी ट्रेन में है कि नहीं, जी जी बस में है कि नहीं, हमको अभी नहीं पता है। हाँ, इसलिए कि टिकट तो अब ऑनलाइन करता है, उसमें क्या है नहीं है कोई देखता नहीं है। जी बस बर्थ मिलना चाहिए, बस इसी में आदमी खुश हो जाता है कि बर्थ मिल गया। जी जी। नहीं, क्या वो- है स्थिति? ये प्रावधान है। देखिए, आप जब IRCTC पर टिकट कटवाने जाते हैं तो एक टिक का ऑप्शन होता है, वो बीमा स्वतः उसमें शामिल हो जाता है। बहुत छोटा सा उसमें प्रीमियम रहता है, एक 15 से 16 रुपया 20 रुपया प्रति एक यात्री। वो टिक अगर आपको अनटिक करना पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो टिक्ड है कि आपका बीमा उस रेल यात्रा के दौरान आप बीमित है, देना है। आप बीमित है। आपने अगर उसको टिक कर दिया, हाँ, टिक अनटिक किया, अनटिक किया तो आप बीमित नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट टिक रहता है। लेकिन उसमें पेच ये है कि वो केवल 7 लाख तक, अमूमन 7 लाख तक हवाई जहाज़ में व रेल दुर्घटनाओं में भी वो राशि सीमित है। बीमा जो राशि है वो सीमित है कि 7 लाख तक आप दावा कर तो वहाँ ये जो फार्मूला है MSCT वाला फार्मूला नहीं लगा। नहीं है। संयोग मतलब दुर्योग से कहिए कि MSCT में आपकी जो आय है, आपकी जो डिपेंडेंसी है और आप पर आपकी जो मतलब आयु है, इन तीनों चारों आयामों को देख करके पूर्ण राशि का निष्पादन, तो वो करोड़ों में भी जा सकती है। मान लीजिए कि कोई अगर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का किसी फिल्म एक्टर का हो गया, किसी इस तरह का हो गया, आपको करोड़ों, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ तक जा सकती है। आप सामान्य रूप से कहीं यहाँ कोल इंडिया या किसी के एक अधिकारी का अगर कोई दुर्घटना में मृत्यु होती है तो आप देखेंगे कि 2 लाख 3 लाख मासिक वेतन पाने वाले उस व्यक्ति की अगर आयु 35 से 40 के बीच में है तो उसकी दावा राशि कम से कम आपको 3 करोड़ 4 करोड़ तक जा सकती है। इतनी बड़ी। हाँ, हमारा समय खत्म हो रहा है। कंक्लूड करें। कंक्लूड करके आप ये सिर्फ बताइए कि क्या करना क्या है, जो पीड़ित है उस परिवार को क्या करना है? पीड़ित परिवार को सबसे पहले अपने दावे के संबंधित सारे कागजात पुलिस से प्राप्त करने हैं। एक सत्यप्रति पुलिस से या प्राप्त करने के बाद, हाँ, उसके MSCT कोर्ट से नकल प्राप्त है। MSCT कोर्ट से नकल प्राप्त करनी है। और सर्वप्रथम उनको पहला दावा उनका इंश्योरेंस कंपनी का जो अगर कार्यालय है तब उनके समक्ष है, उनको वहाँ जाकर के उनके नोडल ऑफिसर को अपना दावा प्रस्तुत करना है। तत्पश्चात उनके सामने 3 रास्ते हैं, MSCT, लोक अदालत या परमानेंट लोक अदालत। ये तीनों रास्तों का आप चयन कर सकते हैं। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। हम यह मान के चलते हैं कि आपने जो सुना होगा उसको गुना भी होगा और आगे अपने लोगों को ही बताएंगे, ताकि जो दुर्घटना से पीड़ित लोग हैं उनको आसानी से जो मुआवजा राशि मिलनी है वो मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। नमस्कार।